देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। एक नाम जिस पर है लोगों का भरोसा, जिसने देखी है सत्ता की उठापटक। आखिर ये कौन लोग हैं जो दामनी के लिए इकट्ठा हुए हैं राजपथ पर? सरकार की चूल्हे इन लोगों ने हिला दी। हर घटना पर दी है बेबाक राय। उन सबको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है खत्म। वो दूर खड़ी वारदातों का खामोश गवाह नहीं। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर को छाबड़ी बना दिया है। नोटों के बदले वोटों का सौदा नहीं किया है। ये वाजपेयी का राज है। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हमने मनमोहन का राज भी देखा है। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। शंकर अनिमेष। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। Lavish life, luxurious apartments, high-tech environment, powerful infrastructure और affordable and reasonable housing। ये सब एक साथ कहाँ मिलेगा आपको? होंगे आपके ड्रीम्स कम ट्रू। वॉच एक बंगला बने न्यारा, ओनली ऑन चैनल 1 न्यूज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं अनंत भट्ट। आईपीएल सीजन 6 में फिक्सिंग की फांस बहुत गहरी नजर आ रही है। रोज बरोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए नामों का पर्दाफाश हो रहा है। फिक्सिंग की कालिख ने क्रिकेट के उजले चेहरे पर बदनुमा दाग लगा दिया है। मामले के खुलासे के बाद से लोगों का यकीन हिला हुआ है। नजरें बीसीसीआई पर थी, लेकिन देश में क्रिकेट के सिरमौर बोर्ड ने खुद को लाचार बताकर कई सवाल खड़े कर दिए। लिहाजा सवाल यह है, अगर बोर्ड ही लाचार है तो क्या बीसीसीआई के मौजूदा ढांचे को भंग कर नए सिरे से नए रूप में उसका गठन करना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो इस मसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम पहलुओं पर इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जिस देश में क्रिकेट के साथ लोगों की आस्थाएं और भावनाएं जुड़ती हैं, जहां खिलाड़ियों को भगवान तक बना दिया जाता है, उस देश में खेल तमाशे में तब्दील हो गया और उस पर नियंत्रण करने वाली संस्था बेचारगी के आंसू रो रही है। But not being a police organization, not having the powers that the governmental agencies have or the law enforcement agencies have, we are not in a position. We are handicapped when it comes to control over bookings. जिस शख्स के ऊपर बीसीसीआई जैसी भारी भरकम संस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, वो खुद को लाचार बता रहा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय क्रिकेट में पैसों की बरसात के बीच बीसीसीआई दुनियावी क्रिकेट की सिरमौर बन बैठी। और आज हालात ये हैं कि विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी में बगैर उसकी इजाजत पत्ता भी नहीं खड़कता। इस धमक और दबंगई का सबब हरे नीले नोटों की वो चमक है जो क्रिकेट खेलने वाले दूसरे देशों की आंखों को चौंधियाती रही है। क्रिकेट के इस मनी मार्केट के आगे बाकी देशों के बोर्ड सिर झुकाते रहे हैं। उनकी यही सोच या मजबूरी ने बीसीसीआई को तानाशाह होने की ताकत दी। पिछले 10 दिनों में क्रिकेट फिक्सिंग से जुड़े जो पर्दाफाश हुए हैं, उनसे जहां खेल का बेड़ा गर्क हुआ, वहीं क्रिकेट के चाहने वाले दिली अफसोस में हैं। क्रिकेट में फिक्सिंग कोई नई बात नहीं है। पिछले एक दशक में न जाने कितनी बार भारत में इस खेल पर दाग लगा, लेकिन साल भर 5 सितारा होटलों में मीटिंग करने वाले बीसीसीआई के अधिकारी सोते रहे। इनमें वो ओहदेदार भी शामिल हैं जो सियासत और खेल में बराबर का दखल रखते हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीसीसीआई ने फिक्सिंग रोकने के लिए कोई गंभीर कोशिश कभी की ही नहीं। हर नए मामले पर लीपापोती ही की गई। अब सवाल यह है, क्या बीसीसीआई का काम सिर्फ पैसे कमाना है? क्या भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था खिलाड़ियों को बेचने और खरीदने तक ही सीमित रहेगी? और अगर बीसीसीआई अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से बेखबर है, तो सवाल ये उठता है, क्या उसे भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से और नए रूप में उसका गठन करना चाहिए? अगर खेल में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं, तो बीसीसीआई सरकार और खेल प्रेमियों समेत पूरे देश के प्रति जवाबदेह है। बोर्ड के अधिकारी खुद को पाक साफ बताकर किनारा नहीं कर सकते। ऐसे में एक सवाल तो उठता ही है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो पहले फिक्सिंग का मामला उछला और जब बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद का नाम इसमें सामने आया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तब से श्रीनिवासन के इस्तीफे को लेकर भी काफी हंगामा खड़ा हो गया है। आवाजें उठाई जा रही हैं कि श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन श्रीनिवासन भी कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कानून अपना काम करेगा। और दूसरी तरफ कानून को लेकर भी मांग उठती रही है कि कानून कठोर हो, सख्त हो, नया कानून आए जो फिक्सिंग को टैकल कर सके। आज इसी विषय में कानून मंत्री कपिल सिब्बल पत्रकारों से मुखातिब हुए। बाकायदा ऐलान किया गया कि सरकार जल्द ही
सख्त कानून लाने वाली है जिसका दायरा बहुत व्यापक होगा। ये सुनते हैं क्या कहा कपिल सिब्बल ने। हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और उसके दायरे में जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन होगी वो सब पे लागू होगी, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो बुकी हो, चाहे वो क्राउड में बैठा हुआ हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो एंड हम कोशिश कर रहे हैं दैट एनी एक्ट और एनी सिग्नल और एनी कॉन्टैक्ट। तो आज बड़ा सवाल इस चर्चा में हम ये उठा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई के मौजूदा स्वरूप को भंग कर देना चाहिए, नए सिरे से नए रूप में चीजों को परिभाषित किया जाए, उनका गठन किया जाए जिससे कि क्रिकेट के दामन को दागदार होने से भविष्य में बचाया जा सके। शुरुआत करते हैं चर्चा की। राजकुमार जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, उस दिशा में कदम सरकार बढ़ा रही है, ऐसे में क्या ये यहां पर सवाल उठना लाजमी नहीं है कि बीसीसीआई को लेकर भी दृष्टि डाली जाए, देखा जाए उसकी कार्यप्रणाली को भी। हालांकि बीसीसीआई इसको बर्दाश्त नहीं करती है, वो कहती है कि वो स्वायत्त संस्था है, वो दखलंदाजी को भी बर्दाश्त नहीं करती है। और यह भी कहा जाता है कि जो अजय माखन थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पद से, उनको इस्तीफा बीसीसीआई के तरफ वो हाथ बढ़ा रहे थे, इसी वजह से उनका इस्तीफा भी वहां से हो गया, उनको हटा दिया गया वहां से। लेकिन सवाल ये है, क्या अब वो समय आ गया है कि बीसीसीआई पर नजर डालनी ही होगी? देखिए, बीसीसीआई जो है ये गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुए थे, क्रिकेट के प्लेयर्स लोग ने फाइल किया था कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को एंटरटेन किया और कहा कि भले ही ये सरकार की संस्था नहीं है, ये सरकार नहीं है, लेकिन चूंकि देश का रिप्रेजेंट करती है क्रिकेट में, इसी के नाम से प्लेयर्स इंडिया के नाम से जाते हैं, तो हम इसकी स्टेट बोल के इसको हम ट्रीट करेंगे और हम जरूरी निर्देश देंगे जैसे हम सरकार को देते हैं। तो बीसीसीआई बिकेम स्टेट बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। अब सवाल है कि बीसीसीआई की क्या ऐसी पहलू होनी चाहिए कि जो आज उनके ऊपर बदनामी लग रहा है कि बिल्कुल इनएक्टिव हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आंख के सामने अपराध हो रहे हैं और उनकी जो पकड़ने की जो इच्छा है या जो कड़ा होने की इच्छा है उस पर उनका कोई इंटेंशन नहीं है, केवल पैसा कमाने की एक पॉलिसी है। तो जो खेल जगत की भावना है और क्रिकेट से आज पूरा देश, सबसे बड़ा खेल में क्रिकेट का दर्जा है भारत में। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती सबका सब उसके सामने नगण्य हो गए हैं, इग्नोरेबल हो गए हैं। तो उस क्रिकेट को अच्छा बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो बीसीसीआई करने में बिल्कुल अक्षम रही है और फेल रही है। जी, अगर हम मौजूदा कानूनी ढांचे की बात करें, क्या सरकार इस दिशा में कोई कारगर कदम उठा सकती है कि उसके अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए बाकायदा? क्योंकि चीजें देखिए, जैसे जैसे फिक्सिंग का मामला खुलता जा रहा है, ये तो साफ हो चुका है कि बहुत व्यापक है। अगर 40,000 करोड़ की बात है, 40,000 करोड़ की इसमें कहा जाए कि काली कमाई, काला पैसा या काला जो पूरा लेन देन है, अगर 40,000 करोड़ का ये मामला है तो फिर ये केवल फिक्सिंग तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारे पहलू इसमें जुड़ते जाएंगे। क्या इन पहलुओं के मद्देनजर सरकार को प्रोएक्टिवली काम नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि भी कौन कौन कंपनी है, जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनकी भी जांच हो, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये तमाम बातें क्या यहां पर सही नहीं है? देखिए, सन 95 में पहली बार भारत में क्रिकेट से सट्टेबाजी का संबंध जुड़ा। अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, जहां तक मुझे पूरी जानकारी है, इन लोगों को उस अपराध में लिप्त पाया गया और दिल्ली पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बिना चार्जशीट फाइल किए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होती है? उस तार के सारे बिंदुओं को देखा जाता है, कौन कौन लोग लिप्त है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, और क्या सजा उनको दिलाने की प्रक्रिया हुई है। क्यों नहीं पुलिस ने चार्जशीट फाइल की? क्यों नहीं कोर्ट में मैटर चार्ज में बना? क्यों नहीं एविडेंस हुए? क्यों नहीं सजा हुई? या आप एक एफआईआर करते हैं, उछल जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ये है कि आप जांच करके दोषी को सजा दिलाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, तब कोर्ट संज्ञान में लेगा केस को। बिना कोर्ट के संज्ञान में दिए आप चाहते कि सजा हो जाए या फैसला हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये तार जो है यहां से लेकर, भारत से लेकर दुबई या अन्य विदेश के भागों में भी लिप्त हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहला इस सट्टा खिलाफ कानून बन चुका है क्रिकेट का। भारत में क्यों नहीं बना? भारत में लॉ कमीशन है, उसकी ड्यूटी है कि अपराध होने के पहले जो स्थितियां हैं उसके अनुसार कानून बनावे।
अब अपराध हो गए, अब कानून बनाया जा रहा है। दिस इज वेरी सिंपल। जी राजकुमार जी, और भी इस मसले के तमाम पहलू हैं और सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि बीसीसीआई का जो रवैया रहा है, जो उसकी कार्यप्रणाली रही है, ऐसे लगता है कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि जब सरकार नए कानून की बात कर रही है तो कानून में ऐसे प्रावधान भी शामिल किए जाएं जिससे कि न केवल बीसीसीआई बल्कि जो तमाम खेल संघ हैं वो देश की संसद और देश की सरकार के प्रति जवाबदेह हों, इन्हें जवाब देना पड़े, सालाना इनका ऑडिट भी हो, सालाना इनके लेन देन पर भी नजर रखी जाए। इस पहलू पर हम बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। रविशंकर जी, कोल जो इशू है उसमें आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के हाथ कितने काले हैं? प्रधानमंत्री के हाथ गोरे कब थे? क्षमा करिए आप। देश के अर्थ का क्या अनर्थ एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने कहा किया बताने की जरूरत नहीं। महंगाई, भ्रष्टाचार, आज हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान में पूंजी निवेश नहीं करते। एक ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री काल में इतनी बड़ी लूट हो और लूट पर लूट हो, कोयला घोटाला उसका प्रमाण है। रविशंकर प्रसाद के साथ ये पूरी बातचीत देखिए देश की बात में शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो बीसीसीआई का जो मौजूदा ढांचा है वो अगर क्रिकेट की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसकी बेहतरी के लिए काम नहीं कर पा रहा है और खुद को लाचार मानता है, जो गंदगी क्रिकेट में घुसती आ रही है उसको रोकने में अगर खुद को लाचार मानता है, तो फिर ऐसे ढांचे का फायदा क्या है? क्योंकि इस संस्था की जिम्मेदारी देश में क्रिकेट की बेहतरी करने की है, पूरे देश में इस खेल के उजले चेहरे को बरकरार रखने की है। अब सवाल लिहाजा यहां पर यह खड़ा हो जा रहा है कि फिर क्या इस मौजूदा ढांचे को खत्म करके नए सिरे से, नए ढंग से नया ढांचा खड़ा किया जाए जो ज्यादा कारगर तरीके से काम कर सके, ज्यादा पारदर्शिता से काम कर सके और ज्यादा जवाबदेह हो, न केवल देश की सरकार के प्रति बल्कि देश की संसद के प्रति भी और लोगों के प्रति भी। राजकुमार जी से तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा मौजूदा कानून है या फिर जो कानूनी सेटअप है, उसके तहत क्या सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है कि पुनर्गठित किया जाए चीजों को, नए सिरे से परिभाषित किया जाए चीजों को? क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल, सरकार कानून बना के बीसीसीआई को अपने अंतर्गत ले सकती है, खेल मंत्रालय के अंतर्गत, और ये खेल मंत्रालय के जो भी नियम कानून उन पर ला सकती है। और वो जो कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी तभी भी रह सकती है अगर सरकार का प्रतिनिधि हो, पुलिस का प्रतिनिधि हो, मीडिया का प्रतिनिधि हो, जुडिशरी के प्रतिनिधि हो, उनकी पॉलिटिक्स के भी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मिनिस्टर लेवल के हैं, वो भी आ सकते हैं, ताकि इसमें एक सबका इसमें समायोजन हो और किसी की मोनोपोली न हो। जी, आज हम मोनोपोली देख रहे हैं कि बिजनेस हाउस का मोनोपोली है। खिलाड़ी कपिल देव जैसे खिलाड़ी एक बार अपने एक टीम बनाए थे, वो टीम नहीं चल पाई और टीम इनकी चल रही है। ये आईपीएल से खेल का स्तर तो नहीं सुधर रहा है, लेकिन ये खेल में गंदगी ज्यादा भर रहा है। तो कानून ऐसा हो कि इनके ऊपर एक दायित्व हो, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इनके जो
अकाउंट्स इनकम की और खर्च के वो हमेशा हर 3 महीने 6 महीने में ऑडिट हो, सरकारी ऑडिट हो, उसकी रिपोर्ट सीएजी को दिया जाए जो ऑटोनोमस बॉडी है, ताकि देखिए कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। जी, लेकिन सवाल लगातार यहां पर यह भी उठ रहा है कि अगर इतना समय दिया जाएगा चीजों को, आज खुद कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि 10 साल से हम कानून नहीं बना पाए, उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर किया और आज उनकी बातों से ऐसा लगा कि अब सरकार मन बना चुकी है, किसी किस्म की सियासी दखल को या फिर किसी किस्म की सियासत को बीच में नहीं आने देना चाहती है। लेकिन क्या नहीं लगता राजकुमार जी कि अब दुरुस्त तो आए हैं लेकिन बहुत देर से आए हैं? इस बात को मानूंगा कि सन 95 में जब पहली बार, मैं पहले भी कहा हूं, सन 95 में जब पहली बार क्रिकेट का सट्टे से अभियोग यहाँ लगा कि यहाँ के क्रिकेटर्स जो हैं सट्टेबाजों से मिले हुए हैं, तो 95 से और आज तक करीब 14-15 साल हो गए, सरकार की आंख नहीं खुली। और ऑस्ट्रेलिया में अभी कानून बना हुआ है, हमें कॉपी करने में भी इतना समय लग गया। जी राजकुमार जी, एक बात यहां पर लगातार उठ रही है, सवाल यह भी उठ रहा है कि श्रीनिवासन को अपने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। सवाल लोगों के जहन में यह उठ रहा है कि अगर एक शख्स का दामाद जो कि बोर्ड का अध्यक्ष है श्रीनिवासन, और उनका दामाद अगर आरोपों के घेरे में है, तो फिर जांच की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? पहला सवाल मेरा आपसे। दूसरी बात यह कि अगर बोर्ड के अध्यक्ष मना कर देते हैं, श्रीनिवासन अगर मना कर देते हैं, तो क्या कोई जांच एजेंसी अपने स्तर पर, क्या उसको ये लीगल राइट है कि वो अपने स्तर पर ये बात कोर्ट के सामने रख सके या अपनी बात कह सके कि भाई इस व्यक्ति को अगर नहीं हटाया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है, चीजों से छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि चीजें उनके एम्बिट में है? बिल्कुल। अगर श्रीनिवासन जी पर यह आरोप लग रहे हैं कि उनके चेयरमैनशिप में या उनके प्रेसिडेंटशिप में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, इतनी धांधली हुई है, इतने साजिशियां हुई है, और वो कहते हम नहीं इस्तीफा देंगे, तो ठीक है, इस्तीफा तो बाद नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ये कार्रवाई कर सकती है कि उनको इस इन्वेस्टिगेशन से अलग करके उनके खिलाफ भी एफआईआर कर सकती है, क्योंकि वो धारा 120 भी आईपीसी में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बनता है, चूंकि उनके दामाद इन्वॉल्व हैं मिस्टर गुरुनाथ मयप्पन साहब, तो उसमें इनका अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, उसकी जांच तो पुलिस कर ही सकती है। और जब तक जांच हो रही तब इनको कहा जाए कि आप बीसीसीआई के जो डे टू डे बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जी, क्या एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात नहीं करनी चाहिए? हमारे सामने विदेशों के भी मॉडल्स हैं जहां पर बेशक सरकार के नुमाइंदे हों, पॉलिटिकल क्लास को लेकर हालांकि आजकल काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास को शामिल नहीं होना चाहिए ऐसे खेल संघों में, लेकिन जहां पर पॉलिटिकल क्लास भी हो लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो खेल से जुड़े लोगों के पास ही रहें, वो उस खेल की दशा दिशा तय करने के लिए पावरफुल हों, और जो पॉलिटिकल क्लास है या फिर जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी भूमिका केवल इतनी हो कि चीजें गलत ना हो पाए, वो केवल एक निगरानी के तौर पर वहां पर मौजूद रहें। क्या ऐसा सेटअप तैयार हो सकता है? देखिए, जहां पर तीरंदाजी एसोसिएशन की बात है, एक आदमी 25 साल से चेयरमैन बना हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। एक आदमी क्रिकेट का चेयरमैन बना हुआ बीसीसीआई के, जो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो क्रिकेट के धुरंधर लोग हैं, अभी भी जीवित हैं, वो क्रिकेट के प्रशासन से बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए हैं। जो कोई बिजनेस हाउस से आए हैं और धनी और माने जाने हस्तियां हैं, उनको यह पूरा उछाड़ कर दिया गया है कि आप इसको संभालिए। जिनको एबीसी नहीं पता है उनको आपने पूरा का पूरा कमान दे दिया है, ये भी बात अच्छी नहीं है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं और ईमानदार हैं, छवि है उनकी है, एक प्रतिष्ठित छवि है, उनको मौका मिलना चाहिए। जी राजकुमार जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल ये भी यहां पर उठ रहा है कि अगर श्रीनिवासन ने इस्तीफा दे भी दिया या फिर उनको अलग कर भी दिया गया बोर्ड से, तो क्या बोर्ड के हालात बदल जाएंगे? क्या बोर्ड का नजरिया बदल जाएगा? क्या उसकी कार्यप्रणाली बदल जाएगी? या फिर परिवर्तन अमूलचूल परिवर्तन होना ही जरूरी है? इस पहलू पर हम बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को
खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। तो क्या बीसीसीआई के मौजूदा ढांचे को भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से चीजों को गठित किया जाना चाहिए? ये आज का बड़ा सवाल है हमारी इस चर्चा में। और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील राजकुमार जी। राजकुमार जी से मेरा सवाल ये है कि क्या जो हमारा मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क है, क्या सरकार के पास इस बात के अख्तियारात हैं कि बीसीसीआई को इतनी चीजें सामने आने के बाद क्या सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि भी इसको भंग किया जाए, कोई इंटरिम व्यवस्था स्थापित की जाए और फिर नए सिरे से चीजों को गठित किया जाए? देखिए, राष्ट्र हित में सरकार को पूरी पावर है, पूरी क्षमता है कि अगर कोई भी संस्था है राष्ट्र हित के खिलाफ काम कर रही है, कानून के खिलाफ काम कर रही है, तो सरकार उसको भंग कर सकती है जी। और भंग करके या वर्तमान स्थिति में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बॉम्बे की पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनको ये आदेश दिया जाए कि विदिन 3 महीने के अंदर जी ये चार्जशीट फाइल करें कोर्ट में, और कोर्ट से ये आग्रह किया जाए कि 6 महीने के अंदर इसके केस का पूरा डिस्पोजल करके दोषी को दोषी, निर्दोषी को निर्दोषी बरी कर दे, या दोषी है तो सजा दे दे। इससे लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिली है। बढ़त अपराध करते जाते हैं लोग और छूटते जाते हैं। अब जो केस की प्रक्रिया चलती है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, होते होते 20 साल लग जाते हैं। लोग इससे बड़ी घटना हो जाती है, लोग पुरानी घटना भूल जाते हैं। हमारे भारतीयों में भूलने की बड़ी आदत है जी। सवाल यहाँ पर यह भी लगातार उठ रहा है कि जब फिक्सिंग को लेकर हमारे देश में कोई कानून है ही नहीं, तो जो मौजूदा कानून, क्योंकि यहाँ पर केवल सट्टेबाजी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फिक्सिंग की बात हो रही है। यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि हवाला के जरिए पैसा आया, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला यहाँ पर बनता है। और ये भी अंदेशा है कि ब्लैक मनी इस्तेमाल हुआ, और ये भी बातें हैं कि अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व है, डी कंपनी भी इन्वॉल्व है, तमाम बातें हैं। तो आपको नहीं लगता कि केवल सट्टेबाजी तक जुड़ा हुआ मामला नहीं है? अगर फिक्सिंग पर कानून ही नहीं है तो फिर ये केस लीगली कैसे स्टैंड करेगा कोर्ट के अंदर? दूसरी बात, और जब चीजें इतनी व्यापक हैं तो जो अदर एजेंसीज हैं, क्या इस पूरी जांच के अंदर, जैसे ईडी सक्रिय है, लेकिन जब जांच के सिरे बाहर तक जा रहे हैं, चीजें देश की सीमाओं से परे जा रही हैं, तो और व्यापक करना पड़ेगा इसको? देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया। धारा 420 आईपीसी में जो आदमी धोखा करता है उसे 7 साल की सजा देने का प्राविधान है जी। और चूंकि इसमें काफी लोग शामिल हैं, तो धारा 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी पुट आ जाता है, क्योंकि अगर एक आदमी अपराध करता है तो 420 में आ जाता है, मगर अगर 2-4 आदमी मिलके 10-20 आदमी मिलकर अपराध की गति देते हैं तो सबके सब धारा 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मुजरिम होते हैं और उनको भी 7 साल की सजा दी जा सकती है जी। अब बात उठ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो हमारा डॉक्टरेट है, ईडी है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये स्वतः एफआईआर स्टार्ट करके उन अपराधियों को अपने अंडर में लेवे, उनको गिरफ्तार करें, उनकी संपत्तियों को कुर्क करें। और रही फेमा की भी बात आती है, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसा यहाँ आता है, विदेशी लोग यहाँ से पैसा ले जाते किसी बहाने से, हवाला के माध्यम से या और अन्य किसी माध्यम से, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जी। गिरफ्तार जब तक नहीं करेंगे तब तक लोगों के सामने डर नहीं पैदा होगा और लोग इस अपराध को करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारी इस बहस में आज बस इतना ही।